इकोनॉमी के मोर्चे पर शानदार खबर आ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था फिर तरक्की के रास्ते पर है। देश के केंद्रीय बैंक ने अनुमान जताया है कि इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगा। तो ऐसे में इसका फायदा आम लोगों को कहां तक होने वाला है, कितना होगा और इसका लाभ वो कैसे उठा सकते हैं। और चूंकि जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कई तरह के बयान दिए, तो उन बयानों पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मनीष कुमार गुप्ता, सीए और फाइनेंशियल एडवाइजर, और एके निगम सर, फाइनेंशियल एडवाइजर। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो जीडीपी का मुद्दा है, जीडीपी आज तक कई लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार जीडीपी है क्या, और आम लोगों की जो जिंदगी है, उस जिंदगी में इस ग्रोथ से कितना फायदा होने वाला है, उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल होगी। तो इस पर हम सबसे पहले आपका जवाब लेना चाहेंगे। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, आप बताइए कि जीडीपी क्या है, आम लोग कैसे इसको समझे और ये कितना फायदेमंद होने वाला है। देखिए, जिस तरीके से मार्कशीट होती है ना बच्चे की, स्टूडेंट की मार्कशीट बताती है कि इसने पर्टिकुलर पीरियड में, तिमाही में, छमाही में, सालाना में कैसा प्रदर्शन किया है, लगभग वही काम जीडीपी बताती है। जीडीपी किसी भी कंट्री की आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बताता है। इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों में तेजी आई, गिरावट आई, और ओवरऑल इस देश की पिछले पीरियड के मुकाबले क्या पोजीशन है। अब जाहिर है कि जीडीपी है क्या, एक बड़ा प्रश्न है। तो अब समझिए, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब किसी भी एक देश में एक निश्चित अवधि, यानी जैसे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, इस दौरान प्रोड्यूस हुई सभी वस्तुओं और सभी सर्विसेज, इन सबकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है, सेल वैल्यू है, अगर हम इसका टोटल लगा लें तो ये जीडीपी हो जाती है। आमतौर पर जीडीपी सालाना और तिमाही मापते हैं। अब आप सोचिए, इसका मतलब यह है कि अगर देश में जीडीपी जितनी ज्यादा होगी, उसका मतलब हमारे देश में सभी प्रकार की सर्विसेज और प्रोडक्शन उतना ज्यादा हो रहा है। तो ये देश के ओवरऑल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स, एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट, इन सबको जताता है। और जितना ज्यादा जीडीपी होती है, वह देश उतना ही विकास की ओर उन्मुख माना जाता है। अगर किसी देश की जीडीपी किसी खास पीरियड में अगर घटी या बढ़ी होती है, तो उसके कारणों की एनालिसिस होती है। अदरवाइज बढ़ती हुई जीडीपी देश की प्रगति का सूचक है। हम सब लोग जानते हैं कि आज जीडीपी के आधार पर हम देश के 5 प्रमुख देशों में लगभग शामिल है। हाँ, एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। अभी हाल ही में, जैसे अगर हम आज की न्यूज देखते हैं, तो हमें पाते हैं कि अभी जो जीडीपी का आंकड़ा है, वो लगभग 6.5 से ऊपर जाने की एस्टिमेट 2023 की गई है। और उससे पहले 6% से ऊपर चल रही थी मार्च तिमाही में। और जबकि अभी कुछ समय पहले ही आरबीआई के जो गवर्नर थे, रघुराम राजन जी ने 2022 में कहा था कि अगर इंडिया की जीडीपी 2023-24 में 5% भी अगर हो गई ना, तो हम लकी होंगे। यानी ही वाज सो पैसिमिस्टिक कि वो कह रहा अगर 5 भी हुआ तो बड़ी बात है, यानी 4, 4.5 का वो हम अंदाजा लगा रहे थे। ऐसे में 6.5 के ऊपर जाना एक बड़ा अचीवमेंट है। हम ये मानेंगे कि ये देश के बेटरमेंट का सिग्नल है। देश के बेटरमेंट का सिग्नल है, ये मानना था मनीष गुप्ता जी आपका। यही सवाल रहेगा एके निगम जी आपसे भी। आपके अनुसार क्या लगता है, ये जो अभी ये डेटा निकलकर सामने आ रहा है, आम लोगों को कितना फायदा होगा और कैसे? देखिए, जीडीपी का जो आंकड़ा आया है, अगर आप उसको देखें तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है हम लोगों के लिए। एक आम आदमी के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। जहां दुनिया में सारे कंट्री कहीं भी ग्रोथ नहीं है, इंडिया का अगर 6.5 जीडीपी आता है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। तो आम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा कंट्री जो है, हमारा देश जो है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। मतलब
अगर विकास देश का होगा तो हर नागरिक को उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ये एक जो सवाल हुआ। एक अगला सवाल, आरबीआई ने एक और काफी बड़ा ऐलान किया है कि रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 6.5 ये रेपो रेट बरकरार रखा गया है। फिर से हम इस सवाल को आम लोगों से जोड़कर लाएंगे और हमारा सवाल यही रहेगा कि घर खरीदने में, कार खरीदने में आम लोगों को कैसे इससे फायदा पहुंचेगा। अभी तक आप ये देख रहे होंगे कि सबकी ये चिंता थी कि हमारा ईएमआई बढ़ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली रेपो रेट हमारा बढ़ रहा था। अब रेपो रेट रुक गया है, मतलब अब बढ़ नहीं रहा है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी ईएमआई आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर, क्योंकि थोड़ा आरबीआई कॉशियस होके चल रही है, मतलब लॉन्ग टर्म में या इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आगे भी आप देखेंगे, हो सकता है अगर ग्रोथ इसी तरह रही तो हो सकता है आरबीआई रेपो रेट को थोड़ा सा ईज करे, मतलब थोड़ा कम करे, जिसका फायदा होम लोन या कोई भी ऋण लेते हैं उसमें फायदा मिले। कोई भी अगर हम लोन लेते हैं उससे फायदा होगा मनीष जी। तो ये फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी का ये जो अगर मापदंड हम लोग देखें, ये 6.5, क्या 6.5 ही अभी अगर कंटिन्यू रहता है मनीष जी, तो अभी लोगों को, आम लोगों को, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनको कितनी सहूलियत है? देखिए, जो रेपो रेट है इसकी हर 2 महीने में एनालिसिस होती है। इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है जो रिजर्व बैंक कमेटी है, और ये हर 2 महीने फैसला लेती है कि इसमें क्या करना है। जाहिर है आरबीआई सब कुछ फैसले अपने आप नहीं लेती है, सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहता होगा। अब क्योंकि अब चुनाव सर पे हैं, आने वाले लोकसभा के चुनाव भी 2024 के सर पे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जनता को ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि लगभग अगले 1 साल तक रेपो रेट में कोई सरकार परिवर्तन नहीं करना चाहेगी। ऐसे में चाहे लोन, चाहे मकान का लोन हो, हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, सीसी लिमिट हो, इन सब पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता के लिए एक, हम इसे कहें तो एक उपहार के तौर पर माना जाना चाहिए कि अगले 1 साल अगर रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आता, या मानो और लोन के रेट्स रेपो रेट की वजह से घटते हैं, तो ये जनता को लाभ होगा, कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश है, जिससे कि लोग लोन लेके मकान या कार खरीद रहे हैं ये आगे चलते रहे। देखिए, जितने ज्यादा मकान, कार और दूसरे बिजनेस लोन जाते रहेंगे, ये देश की जीडीपी में, देश की डेवलपमेंट के कंट्रीब्यूटर हैं। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, जितना लोग लोन लेते हैं वो कुछ खर्च करते हैं, तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी हर जगह मेजरली पे होता है। अगर हमारा जीडीपी ज्यादा होता है तो हमें ये मान लेना पड़ेगा, मानो इतने ट्रिलियन का जीडीपी है तो इस पर इतना टैक्स कलेक्ट होगा ही होगा। तो और जब टैक्स कलेक्ट होगा तो सैलरीज के बाद सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी, यानी नए बांध बनेंगे, पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, रेलवे लाइन बिछेगी, ट्रेन आएंगी, नए क्षेत्रों का विस्तार होगा, टूरिज्म क्षेत्रों का में विस्तार होगा। इन सब से क्या है, एक तरफ तो रोजगार क्रिएट होगा, दूसरी तरफ धन का आवागमन बढ़ेगा, यानी पैसा आया, पैसा गया, पैसा आया, एक हाथ से दूसरा हाथ, दूसरा हाथ से तीसरा हाथ। जितना ये जो मूवमेंट है ना, ये जितना मूवमेंट ज्यादा होगा, हर स्टेज पे सरकार को टैक्स मिलता है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो। और दूसरा, जब वो लोग कमाते हैं तो खर्च करते हैं, अपने जब कमाते सुख सुविधा विलास में खर्च करते हैं, इससे रोजगार क्रिएट है, और जो सेक्टर के लोग अभी शांत बैठे हैं उनको भी मूवमेंट मिलता है। तो ऐसे ये पर्टिकुलर रेपो रेट का जो क्वेश्चन है, लोगों के जीवन और जीवनचर्या और जीवन दशा को सीधे सीधे प्रभावित करता है, सीधे सीधे प्रभावित करता है, और इससे हम जितने भी आम लोग हैं आए दिन रोज गुजरते भी है। और एक और काफी महत्वपूर्ण सवाल हम आज लेकर आएंगे, और ये सवाल है हमसे, आपसे, सभी लोगों से जुड़ा हुआ। ये सवाल है महंगाई का। आज ये
समाचार पत्रों में देखने को मिलता है, कई जगहें ऐसी खबरें छपती हैं कि गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अभी जो हमारे पास आंकड़ा है, उसके अनुसार आरबीआई ने आज कहा है कि महँगाई का अनुमान इस साल 5.1% रहने की आशंका है। अब इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें और लोगों को बताएं, क्या लगता है सब्जी, फल, अनाज और जो दूसरी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनमें से क्या कुछ सस्ते हो सकते हैं? देखिए, वर्तमान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अभी कुछ बहुत सस्ता होने की उम्मीद नहीं है, जब तक कि सरकार कोई आमूल-चूल परिवर्तन ना करे, जब तक कोई सरकार बड़े फैसले ना ले। देखिए, इस सरकार में जैसे ही जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, सभी व्यापारियों ने अपने दामों पर जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू किया, तो एक झटके में ओवरऑल पूरे देश की 10% से 15% तक जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, लगातार पूरे देश में व्यापार की स्थिति ऐसी है, हर व्यक्ति आधी जीएसटी लेकर बिना बिल के सामान खरीदने और बेचने को तैयार है। ऐसे में 10 पर आधी यानी 9% की तो महंगाई बढ़ गई, लेकिन सरकार तक पैसा नहीं पहुंचा। तो ये जो जीएसटी की चोरी है, सरकार इसको रोकने का पूरा प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से लगातार सरकार के पास पैसा तो पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। और ये कोई बहुत खराब साइन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इनकम भी बढ़े और खर्चा भी बढ़े, तो कहीं ना कहीं आप विकसित देशों के एट पार लेवल पर जब वहां जैसी सुविधा पाएंगे, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार ने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैसले क्या लिए। एक तो डीजल पेट्रोल पर अभी कोई राहत नहीं दी है, लगातार इंटरनेशनल प्राइस को मैच करते हुए प्राइस जो पेट्रोल का अपने टैक्सेस ड्यूटी लगाने के बाद लगाना शुरू कर दिया है। विपक्ष और जनता बहुत मांग कर रही है कि आप हमें इसमें राहत दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार ने ये तय कर लिया है कि इस तरह की राहत देकर देश को खोखला करने की बजाय हम इससे जो कलेक्टेड पैसा है उसे आम जनता और गरीब जनता के हित में लगाएं। अब इससे सिचुएशन कही है कि सरकार को 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है ना, और उसको तमाम तरह की फ्री फैसिलिटीज, वैक्सीन को, ये दवाइयां करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से स्थिति थोड़ी मतलब पैसे खर्चे हुए हैं, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो देखने लायक है। आप देखेंगे मित्र कि लगातार हर कुछ दिन महीनों बाद एक वंदे भारत ट्रेन का जो है इनॉग्रेशन हो जाता है। अब आप देखेंगे अगले 2 साल 3 सालों में 478 वंदे भारत ट्रेन चलनी है। यानी अब तक मिला के हमारे पास राजधानी और शताब्दी जैसी 2 ट्रेन थी, वो जितना चली उससे 10 गुना ज्यादा ट्रेन चलाने का टारगेट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में विशाल डेवलपमेंट होगा, सब फास्ट ट्रेन होंगी, एसी वाली होंगी। इसी तरीके से डिफेंस में कितना स्ट्रांग हुए हैं, हम लगातार पुल बना रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं और एक्सट्रीम एरिया में जा रहे हैं। तो इन सब से इम्पैक्ट होता है कि जनता को जब टैक्स देना पड़ता है तो महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। अगर सरकार पेट्रोल और डीजल उत्पादों को अगर वो जीएसटी के दायरे में ले आए या कुछ कमी कर दे, तो निश्चित रूप से महंगाई में कमी होगी, वरना अभी ऐसे हाल फिलहाल आसार मेरे नजर में बहुत नजर नहीं आ रहे। ये मनीष जी के अनुसार जिस तरीके से एके निगम जी, जिस तरीके से मनीष जी ने कहा कि वर्तमान में ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारी चीजें अभी सस्ती हो सकती है, लेकिन इनका जो इनकी जो सोच है कि ये जो अभी भले ही महंगी हो रही है, लेकिन इससे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिल रही है। किस तरीके से मिल रही है वो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया। आपकी क्या कुछ सोच है इस पर, आपका क्या विचार है? आप अपना विचार एक बार जरूर रखिएगा। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये आप लोग जो हमेशा कंपेयर करते हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, वो आप कंपेयर करते हैं कि हमारे पिताजी ने 2 रुपए किलो में गेहूं लिया था या 5 रुपए या 10 रुपए किलो का आलू लिया था। आज की तारीख में आप ये देखिए कि आपकी इनकम भी तो उस प्रोपोर्शनेट में कितनी बढ़ गई है। अगर उस प्रोपोर्शनेट में अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे ही नहीं लगता कि इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये देखिए आज की तारीख में लोगों की इनकम
पहले से काफी बढ़ोतरी हो गई है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। निगम साहब, सबका नहीं बढ़ गया है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप गांव में जाके देखेंगे तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ये बात सच है कि शहरों में लगातार लोगों की सैलरी बढ़ती है, जो जॉब करता 10-15%, जी 20% तक उसके इंक्रीमेंट हर साल हो जाते हैं, अगर हम नौकरी पेशा लोगों की बात करें, लेकिन गांव में अभी स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। उसका रीजन है क्योंकि जो हमें अभी जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो गांव में जो किसान है या जो गरीब आदमी है, उसको जो इस बढ़ोतरी का या उसका पूरा डायरेक्टली फायदा अभी नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप अगर कोई भी वेजिटेबल खरीदते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसके पास डायरेक्टली वो बेनिफिट नहीं पहुंच रहा। तो मेरा एक सजेशन यहाँ पे वैसे भी है, क्योंकि इट हैज नथिंग टू डू विद द आरबीआई पॉलिसी, बट एक जनरल बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो छोटे किसान या छोटे मजदूर हैं, अगर ये कोऑपरेटिव फॉर्म से करते हैं, जिस तरीके अमूल या दूध का हमारा एग्जाम्पल बड़ा था, वही चीज अगर हम सारी जगह इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे फायदा रूरल एरियाज में भी पहुंचेगा। गवर्नमेंट जरूर मदद कर रही है, लेकिन बाकी लोगों को भी इसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। चलिए, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल तो जो दर्शकों के लिए है वो यही चीज़ है कि महंगाई की अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल ये देखने को नहीं मिलेगा कि पेट्रोल, डीजल, गैस या फिर जो बाकी चीज़ें हैं उसमें प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।